पश्चिम बंगाल में चुनावी बिगुल बज चुका है। ममता बनर्जी बंगाल की बेटी का नारा उछालकर अपना चेहरा सामने कर रही हैं, लेकिन बीजेपी के पास सीएम पद के लिए कोई चेहरा नहीं है। अब तक बंगाल में बीजेपी पीएम मोदी के नाम और काम के सहारे चुनावी मैदान में है। माना जा रहा है कि बीजेपी सीएम पद के लिए किसी चेहरे को आगे नहीं करेगी। वजह गुटबाजी को रोकना है, लेकिन ऐसे चेहरे को सामने जरूर करेगी जिसे सीएम पद का संभावित उम्मीदवार माना जा सकता है, और बीजेपी के पास वह चेहरा सौरव गांगुली होगा। और इसी वजह से सौरव गांगुली की बीजेपी में एंट्री सबसे खास होगी। सूत्र बताते हैं कि भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और बीसीसीआई के अध्यक्ष रहे सौरव गांगुली 7 मार्च को कोलकाता के ब्रिगेड मैदान में होने वाली पीएम नरेंद्र मोदी की रैली में शामिल हो सकते हैं। यही वजह है कि बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ये कह चुके हैं कि ब्रिगेड मैदान में होने वाली रैली ऐतिहासिक होगी। ऐसा पहली बार नहीं है जब सौरव गांगुली के बीजेपी में शामिल होने की अटकलें सामने आई हों। इससे पहले भी कई मौकों पर यह चर्चा उठ चुकी है। कई महीनों से राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा है कि सौरव गांगुली को बीजेपी पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बना सकती है। इन अटकलों के बीच पीएम मोदी की रैली में गांगुली की उपस्थिति पर सबकी निगाहें रहेंगी। गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के अन्य नेता हमेशा से ये कहते आ रहे हैं कि बंगाल का मुख्यमंत्री कोई बंगाली ही बनेगा, बाहरी नहीं। 24 फरवरी को गांगुली ने अहमदाबाद के मोटेरा में दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम के उद्घाटन के बाद पीएम नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह की जमकर तारीफ की थी। उन्होंने इस भव्य आयोजन के लिए मोदी सरकार की सराहना की थी। इससे पहले लगातार सौरव गांगुली खंडन कर चुके हैं कि उनकी बीजेपी में जाने की कोई योजना नहीं है। इससे पहले पिछले साल दिसंबर में सौरव गांगुली जब पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ से मुलाकात करने आए थे, उस समय भी उनके बीजेपी में शामिल होने की अटकलें लगी थीं। अमित शाह के बेटे और बीसीसीआई के सचिव जय शाह से सौरव गांगुली के बहुत अच्छे संबंध हैं। गांगुली की पत्नी डोना को कोलकाता में दुर्गा पूजा के दौरान बीजेपी महिला मोर्चा के कार्यक्रम में परफॉर्म करते हुए देखा गया था। डोना गांगुली क्लासिक डांसर हैं। दूसरी ओर सौरव गांगुली और बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बीच भी घनिष्ठता है। टीएमसी गांगुली को राजनीति में न आने की सलाह दे चुकी है। वर्ष 2015 में ममता बनर्जी ने जगमोहन डालमिया का स्थान सौरव गांगुली को दे दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। गुजरात के निकाय चुनाव में कांग्रेस को नेस्तनाबूद करने के बाद बीजेपी ने जिला पंचायत चुनाव में भी कांग्रेस का वही हाल किया और 31 सीटों पर शानदार जीत दर्ज करते हुए कांग्रेस की दुकान पर ताला लगा दिया। गांवों में बीजेपी का जोर ऐसा चला कि 29 जिला पंचायतों में कांग्रेस के जीतने वाले सदस्यों की संख्या दहाई का आंकड़ा भी पार नहीं कर सकी। चुनाव के नतीजे आते ही कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और नेता विपक्ष अमित चावड़ा और परेश धनानी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। बीजेपी के लिए ये पहला मौका है जब 31 जिलों में जीत का शानदार परचम फहराया। वहीं इस चुनाव में कांग्रेस की हालत सबसे ज्यादा खराब हुई। पंचमहल में तो कांग्रेस अपना खाता तक नहीं खोल पाई। वहीं तापी जिला पंचायत में पहली बार बीजेपी ने जीत दर्ज की। 2015 के चुनाव की बात करें तो 31 जिला पंचायतों में कांग्रेस ने 22 जिला पंचायतों में जीत हासिल की थी, जबकि बीजेपी को सिर्फ 7 सीटों पर ही जीत मिली थी। लेकिन इस बार बीजेपी की शानदार जीत हुई है। जिला पंचायत चुनाव कांग्रेस के लिए काफी बुरा साबित हुआ। हाल ये हुआ कि कांग्रेस के खुद के गढ़ कहे जाने वाले जिलों में भी जीत नहीं मिल सकी। यहाँ तक कि विधानसभा में विपक्ष के नेता परेश धनानी खुद के चुनावी क्षेत्र अमरेली में कांग्रेस को जीत नहीं दिला सके। यहाँ पर कांग्रेस को बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा। वहीं आनंद, अमरेली, साबरकांठा और जामनगर जिला पंचायत में भी कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा, जबकि इन क्षेत्रों में कांग्रेस का अच्छा दबदबा माना जाता है। गुजरात जिला पंचायत चुनाव में कांग्रेस के दिग्गज नेता भी प्रत्याशियों को जीत नहीं दिला सके। अमित चावड़ा, भरत सोलंकी, अश्विन कोटवाल, विक्रम माडम जैसे नेताओं के इलाकों में भी बीजेपी ने शानदार जीत दर्ज की। यहाँ पर कांग्रेस दहाई का आंकड़ा तक पार नहीं कर सकी। बता दें कि गुजरात में माना जाता है कि शहरी इलाकों में यहाँ बीजेपी का तो ग्रामीण इलाकों में कांग्रेस का दबदबा रहता है। लेकिन इस बार कांग्रेस के दबदबे वाले इलाके में भी बीजेपी ने अच्छा खासा प्रदर्शन किया। तालुका पंचायत की कुल 4771 सीटों में से बीजेपी ने 3351 सीटों पर जीत दर्ज कर अपना दबदबा बनाए रखा। यानी कुल 70% से ज्यादा सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की। कांग्रेस को जहां 1252 सीटें प्राप्त हुई, वहीं आम आदमी पार्टी ने 31 सीटें जीती। हालांकि उससे ज्यादा निर्दलीय विजेताओं की संख्या 115 रही। मायावती की बसपा 4 सीटें अपने नाम करके बस उपस्थिति दर्ज भर करा सकी। उसके बाद आते हैं जिला पंचायत पर, जिनकी संख्या 779 है। बीजेपी ने इनमें से 800 पर कब्जा जमाया, अर्थात राज्य की सत्ताधारी पार्टी ने 81.71% सीटें जीतकर तहसील पंचायतों से भी बेहतर प्रदर्शन किया।
कांग्रेस को 169 सीटें मिली और आम आदमी पार्टी मात्र 2 सीटों पर सिमट गई। वहीं नगर पालिका की 2720 सीटों में से बीजेपी ने 2085 यानी 76.65% सीटें अपने नाम की। इनमें कांग्रेस को 386, ओवैसी की पार्टी को 17 और आम आदमी पार्टी को 9 सीटें मिली। कांग्रेस नेता अमित चावड़ा ने इस्तीफा तो दे दिया, लेकिन ईवीएम को दोष देना नहीं भूले। ओवैसी की पार्टी ने गोधरा में दम दिखाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर गुजरात की जनता का धन्यवाद किया। अपने गृह राज्य में जीत पर उन्होंने कहा, गुजरात के शहरी और ग्रामीण क्षेत्र ने सर्वसम्मति से विकास पर मुहर लगाई है। सरकार के जनहित के कार्यों ने जहां लोगों के दिलों में जगह बनाई, वहीं बीजेपी कार्यकर्ताओं की अथक मेहनत रंग लाई। हमारी पार्टी गुजरात के सभी भाई बहनों की प्रगति और राज्य की उन्नति के लिए काम करती रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। गृह मंत्री अमित शाह ने वादा किया था कि देश में अवैध तरीके से रहने वाले रोहिंग्याओं को वापस भेजेंगे। अब कश्मीर में अवैध रूप से रह रहे करीब 10,000 रोहिंग्याओं को वापस म्यांमार भेजने की तैयारी शुरू हो गई है। गृह मंत्रालय के निर्देश पर यहां रहने वाले रोहिंग्याओं का ब्यौरा जुटाया जा रहा है। सभी जिलों में इनका सत्यापन हो रहा है। ऐसे सभी रोहिंग्याओं को विभिन्न स्थानों से हटाकर वापस भेजने या फिर आबादी से दूर डिटेंशन सेंटर में रखा जाएगा। प्रदेश में डिटेंशन सेंटर स्थापित करने की कवायद भी शुरू हो चुकी है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि संसद में रोहिंग्याओं को हटाने का फैसला किया जा चुका है। सरकार सैद्धांतिक तौर पर इन्हें वापस भेजने का फैसला कर चुकी है। व्यावहारिक दिक्कतों को ध्यान में रखते हुए आवश्यक कार्रवाई की जा सकती है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक जम्मू कश्मीर में 6,523 रोहिंग्या रहते हैं। इनमें 6,461 जम्मू संभाग और 62 कश्मीर में। लद्दाख में भी ये अस्थायी आशियाने बनाकर रह रहे हैं। हालांकि ये माना जा रहा है कि करीब 13,600 विदेशी नागरिक अवैध तरीके से यहाँ पर रह रहे हैं, जिसमें रोहिंग्या और बांग्लादेशी शामिल हैं। ये विदेशी नागरिक कश्मीर के 5 जिलों जम्मू, सांबा, डोडा, पुंछ और अनंतनाग में अस्थायी ठिकाने बनाकर रह रहे हैं। जम्मू जिले में ही रोहिंग्याओं ने 30 स्थानों पर ठिकाने बनाए हुए हैं। मार्च 2017 में तत्कालीन गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने इनका डेटाबेस तैयार करने को कहा था। अब नए सिरे से इन्हें चिन्हित किया जा रहा है। सूत्रों का ये कहना है कि पहला रोहिंग्या जम्मू वर्ष में 1994 में आकर बसा था। 2008 से 2016 के बीच इनकी संख्या तेजी के साथ बढ़ी है। जम्मू में रहने वाले रोहिंग्याओं को वापस भेजने के लिए समय समय पर बीजेपी, हिंदूवादी संगठनों और पैंथर्स पार्टी, चैम्बर ऑफ कॉमर्स समेत कई अन्य संगठन मांग कर चुके हैं। जम्मू कश्मीर में रहने वाले रोहिंग्याओं के पास स्टेट सब्जेक्ट, वोटर आईडी कार्ड, राशन कार्ड व आधार कार्ड भी पाए जा चुके हैं। कई रोहिंग्या तो बिजली का बिल भी चुकाते हैं। 2017 में एक रोहिंग्या के पास से स्टेट सब्जेक्ट आधार कार्ड मिलने के बाद प्रशासन सतर्क हो गया था। इस परिवार के 7 सदस्यों के नाम भी राशन कार्ड पर दर्ज थे। परिवार के एक सदस्य के पास ड्राइविंग लाइसेंस भी था। रोहिंग्याओं पर कई आपराधिक मामले भी दर्ज हैं। इनके पाकिस्तान की आईएसआई, आतंकी संगठन आईएस और कट्टर अलगाववादी संगठनों से भी गठजोड़ की आशंकाएं जताई जा रही हैं। 2015 में जम्मू कश्मीर में मुठभेड़ में छोटा बर्मी नामक रोहिंग्या मारा गया था। मारे जा चुके आतंकी जाकिर मूसा और अलगाववादियों की ओर से भी रोहिंग्याओं के प्रति समर्थन जारी किया जा चुका है। सैन्य प्रतिष्ठानों के आसपास के इलाकों में भी रोहिंग्याओं की बस्तियां हैं। सोजवा में सैन्य प्रतिष्ठान से कुछ ही दूरी पर 48 रोहिंग्या परिवारों के 206 लोग रहते हैं, जबकि नगरोटा में 16 कोर मुख्यालय के इलाके में करीब 250 रोहिंग्या रहते हैं। छन्नी हिम्मत इलाके में रोहिंग्याओं के करीब 150 परिवारों ने अस्थायी ठिकाना बनाया हुआ है, सुरक्षा की दृष्टि से, जो कि बेहद खतरनाक है। जम्मू में गुलाम नबी आजाद, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कपिल सिब्बल और आनंद शर्मा सहित ग्रुप 23 की रैली के बाद जम्मू कश्मीर कांग्रेस में ही नहीं बल्कि हिमाचल प्रदेश और हरियाणा में भी हलचल शुरू हो गई है। जम्मू के बाद G23 का अगला कार्यक्रम हरियाणा में होने जा रहा है। सूत्र बताते हैं कि ये बैठक कुरुक्षेत्र में हो सकती है। मतलब कि कुरुक्षेत्र से कांग्रेस का महाभारत पूरी ताकत के साथ शुरू होगा। G23 की गतिविधियों पर सोनिया गांधी की नजर बनी हुई है। सोनिया गांधी G23 ग्रुप में शामिल नेताओं पर कोई कार्रवाई नहीं करना चाहती, इसलिए हर कोई संभल कर इस मुद्दे का हल निकालने में जुटा है। जम्मू में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गुलाम नबी आजाद का पुतला जलाए जाने के बाद जम्मू कश्मीर कांग्रेस के अध्यक्ष गुलाम अहमद मीर आजाद के खिलाफ शिकायत करने दिल्ली पहुंच गए। मीर ने संगठन के प्रभारी केसी वेणुगोपाल और राज्य के प्रभारी रजनी पाटिल सहित पार्टी के टॉप लीडर्स से मुलाकात कर मौजूदा हालात के बारे में बताया जाता है कि मीर यहां राहुल गांधी से भी मुलाकात करेंगे। मीर का कहना है कि
कि आजाद के बयान से जम्मू कश्मीर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं में काफी नाराजगी है। इस बीच आनंद शर्मा के करवट बदलने से प्रदेश कांग्रेस में हलचल मच गई है। शिमला के रहने वाले आनंद शर्मा का राज्य कांग्रेस की सियासत में भी खूब दखल रहता है। उनके मौजूदा सियासी पैंतरे का यहाँ की अगली सियासत पर असर पड़ने की चर्चा तेज है। वर्तमान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौड़ हो या फिर इस कुर्सी पर 6 साल से ज्यादा वक्त तक बैठने वाले सुखविंदर सिंह सुक्खू, इनकी नियुक्ति और कार्यशैली के तीखेपन में आनंद शर्मा का ही एक अभेदान रहा है। इस्लामिक कट्टरपंथी संगठन इंडियन सेकुलर फ्रंट यानी ISF और कांग्रेस के बंगाल चुनाव में गठबंधन पर सवाल उठाने के बाद आनंद शर्मा की पार्टी हित में ये बात वो कहते आए। लेकिन जिस तरह से बंगाल कांग्रेस के अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने गुलाम नबी आजाद के साथ आनंद शर्मा पर भी बीजेपी के ध्रुवीकरण को हवा देने का आरोप लगाया, उसकी प्रदेश में खासी बहस छिड़ी हुई है। अगले साल हिमाचल में भी विधानसभा के चुनाव होने हैं। आनंद शर्मा के इस रुख का भविष्य जो भी हो, पर अभी प्रदेश कांग्रेस की अगली सियासत पर इसकी छाया देखी जा रही है। सियासतदान इससे कांग्रेस और बीजेपी को होने वाले घाटे नफे का अनुमान लगाने में जुटे हुए हैं। बीजेपी सरकार के पूर्व मंत्री नरेंद्र बरागटा ने कुछ साल पहले एक कार्यक्रम में आनंद शर्मा से मंच साझा करते हुए विश्वविद्यालय के वक्त को याद किया था और उन्हें अपने विचारों का और अपने साथ खड़ा रहा बताकर सबको चौंका दिया। ABVP में रहे बरागटा के साथ आनंद शर्मा विश्वविद्यालय में केंद्रीय छात्र संघ में सदस्य चुनकर आए थे। आनंद शर्मा शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज के भी पुराने मित्र हैं और हाल ही में भारद्वाज उनकी माता की शोक सभा में भी पहुंचे थे।